इस में हम बात करने वाले हैं E1 और E2 मैकेनिज्म की, एलिमिनेशन मैकेनिज्म की डिटेल्स की। देखिए, अभी मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा उसका मैकेनिज्म तुमको बताऊंगा। मैकेनिज्म समझोगे तो ही तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। डायरेक्ट रिएक्शन लिख के याद कर लेने से कुछ होता नहीं है, ना चीजें समझ में आती हैं, फिर जो हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन हैं वो समझ में ही नहीं आएंगे। तो इसलिए हम डिटेल्स में ही जाएंगे। मोस्टली कोई रिएक्शन पढ़ेंगे तो फिर उसकी डिटेल है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन पता है तो उसका मैकेनिज्म पता होना ही चाहिए, अगर तुमको वो लिटरेचर में मिल जाता है। तो जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो होती है उनका मैकेनिज्म बहुत इजीली नहीं मिलता है, तो उन मैकेनिज्म्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे बुक से। बट फिलहाल हम एलिमिनेशन पे ही बात करते हैं। तो एलिमिनेशन कैसे हो सकता है? एक हो सकता है E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन क्या होता है? जो सिंगल स्टेप है, इसे कंसर्टेड बोला गया क्योंकि सिंगल स्टेप में होता है। कैसे? हमारे पास जो कार्बन है वहां से जिसपे हेलोजन है वो हेलोजन और हाइड्रोजन साथ साथ रिमूव होते हैं, तो डायरेक्टली इस पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप है। अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो, कैसे हो? पहले हेलोजन निकले, कार्बोकैटायन बने, उसके बाद प्रोटॉन बेस जो है प्रोटॉन रिमूव करे, तो हमारा वो E2 एलिमिनेशन है। कैसे होता है फिर स्टेप वाइज? क्योंकि E1 जो पहले हमारा E1 इंपॉर्टेंट है। अगर हम E1 समझ गए तो हम E2 के बारे में थोड़ा और समझ पाएंगे। क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो रहेगा क्योंकि हेलोजन रिमूव कर रहे हैं, तो ब्रोमीन रिमूवल रहेगा और फिर एक बेस रहेगा। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस OH माइनस भी हो सकता है, ये भी एक बेस हो सकता है, C2H5, O माइनस भी एक बेस हो सकता है, इवन NH3 भी एक बेस है। ठीक है, अगर प्रोवाइडेड दैट उसके साथ में मेटल ना हो। अगर मेटल में है तो ये एक प्रोटॉन सोर्स बन जाता है। तो जैसे ही यहां से निकलेगा तो यहां से हाइड्रोजन ये रिमूव करेगा और एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो अगर ये स्लो स्टेप है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली एक्टिवेशन एनर्जी, अगर हम सपोज यहां से स्लो स्टेप की बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के लिए इतना हाफ देखिए, तो ये एनर्जेटिक्स और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दिखाई दे रहा होगा। रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से नीचे एनर्जी में है, तो ये एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें ब्रोमीन निकलने वाला होगा और यहां पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो ये जो पहला पैराबोला है, पहला जो है ये E1 है, तो ये स्लो स्टेप है इसलिए E1 इसका हाई है। नेक्स्ट स्टेप के लिए जो E1 अगर आप यहीं से करेंगे तो E2 इसके लिए कम रहेगा। मैंने आपको बताया था E1 E2 कैसे पिछली कुछ वीडियोस में। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ठीक है, अब इसके लिए बेसिस मतलब अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो भी मतलब ये रहेगा। तो नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए रिएक्टेंट ये रहेगा, अगर हम दूसरी पोटेशियरी सरफेस की बात कर रहे हैं। वैसे इन जनरल हम इस लाइन को भी ड्रॉ करके E1 E2 बता सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम यहां से ले सकते हैं तो ये भी ये एक्टिवेशन एनर्जी ही है यहां से यहां तक की, बट एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक की होगी। मतलब हम इससे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोन जो है जो वहां पे एक डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप करना स्टार्ट कर देगा और नेक्स्ट स्टेप में एल्कीन बना देगा। तो ये फास्ट स्टेप होगा। तो ब्रेकिंग जो होगा वो स्लो स्टेप रहेगा, मेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इज ए फास्ट स्टेप। तो देखिए, तो जैसे कार्बोकैटायन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है तो वो एसिड बेस रिएक्शंस जाता है, मतलब यहां से ये बेस की तरह काम करेगा, एसिड की तरह ये रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन E1 रिएक्शंस जो होती है ना, E1 रिएक्शंस हमेशा SN2 को अकोमोडेट करती हैं। मतलब ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा ये ऐड करूंगा मैं। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि इसमें बेस फॉर्मेशन ही हो। ऐसा भी हो सकता है कार्बोकैटायन बनने के बाद में OH माइनस जो है, OH माइनस जो है इस पे अटैक कर जाए और हमारा क्या बन जाए, या तो OH माइनस अटैक कर जाए, वाटर अटैक कर जाए और हमारा अल्कोहल बन जाए, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए हमारी कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। तो कंडीशंस हमारी क्या रहती है? अल्कोहलिक KH या NaOH इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एलिमिनेशन होगा, लेकिन अल्कोहलिक का मतलब इथेनॉल में डिजोल्व करेंगे KOH को। अगर हम एक्वस KOH इस्तेमाल करेंगे और NaOH इस्तेमाल करेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि हमारे ये वाला प्रोडक्ट बने। तो E1 और SN1 भी पॉसिबल हो सकता है। SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरीके से E1 का मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ ऑर्डर 1। अब ऑर्डर 1 का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, ऑर्डर 1 का मतलब यहां पर ये है कि अगर हम इसका रेट निकालेंगे
तो इसका रेट जो है ना वो सिर्फ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा, मतलब ठीक है, मतलब वो इस पे डिपेंड करेगा के, और ये जो रिएक्टेंट है लेट्स से इसको आर मान लेते हैं, तो ये इसी पे डिपेंड करेगा, ये दूसरे बेसिस के कंसंट्रेशन पे रखेंगे, इसलिए इसका ऑर्डर 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम E2 की बात करेंगे तो E2 में क्या रहेगा, डायरेक्ट रिमूवल होगा और सीधा निकल जाएगा। और अगर इसके एनर्जेटिक्स की बात करें तो ये सिंगल स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में रहेगा। अगेन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है अगर हम एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो। लेकिन ये जो होगा सबस्ट्रेट, मतलब ये अगर हमारा सबस्ट्रेट है इसके और बेस के दोनों कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और E2 जो है, E2 हमेशा अकोम्बिनेट होता है SN2 के, तो अगर E2 रिएक्शंस हो रही है तो SN2 भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस में ये पॉसिबल होता है। अगर E1 जो है जनरली जो है टर्शरी सिस्टम्स होंगे, प्राइमरी से टर्शरी जाओगे तो E1 होगा, और अगर हम E2 भी जाएंगे तो भी टर्शरी, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा कि मतलब जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हमारा एल्कीन होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होगी। किस तरीके का बेस हमको जरूरत पड़ती है, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, हाई कंसंट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो E2 होता है, मतलब उसको रिएक्शन को टाइम ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं ऐसा कोई सिस्टम ले लू 3CO-, इसके बदले ऐसा कोई एग्जाम्पल रहेगा तो अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन रहेगी तो ये हमेशा E2 जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं वीक बेस का, अगर हम C2H5O- लेंगे, इसके कंपेरिजन में ये वीक बेस है, या OH- भी लेंगे तो भी ये वीक बेस है। इन कंसंट्रेशन उसमें E1 जाएगा। 1 स्टेप है, 2 स्टेप है। ठीक है, ये थोड़ा सा रेट लिमिटिंग स्टेप के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं ये स्पेसिफिक रिएक्शंस की बात करूंगा तब बताऊंगा। इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, इसमें एंटी कोप्लेनर बायोमोलिकुलर ट्रांजिशन स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब ये दोनों ग्रुप जो है ट्रांसपोजिशन पे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद में हमारा कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिक्स्ड बन सकती है, लेकिन इसमें रिटेन्ड कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है। ये इन जनरल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस पे ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, और रेट लॉ हम बता चुके हैं, इसमें एल्काइल हैलाइड प्लस बेस है, इसमें एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। तो अभी हम जो भी एलिमिनेशंस की बात करेंगे तो हम इनके क्वेश्चंस भी लेंगे और जितना हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से E1 E2 एलिमिनेशंस के बारे में हमने बात करी। E1 जो है 2 स्टेप में होता है, E2 जो है सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप हमारे इसमें नोट्स भी बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, और कंटेंट बहुत ही अच्छा, मैं वास्ट मेजोरिटी पे डिपेंड करता हूँ कि मतलब अच्छा सा कंटेंट बनाऊं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पूरी कोशिश है कि इन्फॉर्मेशन एक हाई लेवल पर इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप किसी भी एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एटलीस्ट सॉल्व कर पाए। बाकी चीजों की नॉलेज भी हम शेयर करेंगे जल्दी ही, बट मेरा पूरा अभी फिलहाल मैं इस पूरी सीरीज को खत्म करना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड होप you are enjoying my work.